नमस्कार, मैं डॉक्टर बीरेन नाडकर्णी हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट और होली फैमिली हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली में। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो हम आजकल देख रहे हैं। इसका मेन कारण जो होता है, जो हमारी बॉल होती है हिप की और वो सॉकेट में घूमती है, और जो हमारा हिप जॉइंट है जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, जो जो थाई बोन है यानी कि फीमर, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बॉल की शेप में होता है। और ये हमारी जो पेल्विक बोन है यानी कि एस्टेबुलम, वो सॉकेट में घूमता है। इस नॉर्मल घूमने के लिए ये अलग अलग रेंज ऑफ मोशन इसकी होती है, बट जब ये जो बॉल है इसके अंदर खून का दौरा किसी वजह से रुक जाए तो ये बॉल के अंदर जो शेप इसकी है, जो इसका गोल आकार है, उसमें बदलाव आ जाता है और इसकी वजह से बॉल थोड़ी पिचक जा रही है। और इसके वजह से कई बार सॉकेट में भी चेंजेस आते हैं जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है सिर्फ बॉल का खून का दौरा के कम होने की वजह से, और इसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड बोलते हैं। और इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सेटअप होती हैं जिसमें खून का दौरा कम होता है, बॉल की शेप थोड़ी पिचक जाती है और उसकी वजह से हिप में पेन आना, चलने में जो नॉर्मल चाल थी वो डिस्टर्ब हो जाती है और लोग काफ़ी परेशान होते हैं इसकी वजह से। और कोविड के बाद से ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि कोविड के समय पे उस समय जो रिक्वायरमेंट थी, उसमें जो ट्रीटमेंट था, उसका कुछ असर इसकी वजह से हिप बॉल की या बॉल की जो खून की ब्लड सप्लाई है उस पर आता है। इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं या जो कारण हो सकता है वो स्टेरॉयड का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये स्टेरॉयड यूजेज जो है एवास्कुलर नेक्रोसिस फीमोरल हेड की जो सबसे बड़ी रीज़न है और आजकल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और पेशेंट्स के मन में हमेशा आता है कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। कई बार तो ये एक्सरे में दिख जाता है, बट बहुत अर्ली स्टेजेस में जिनको हिप पेन हो रहा है उनको एक्सरे में ये चीज़ नहीं पकड़ी जाती। उसके लिए हमें फिर एमआरआई करा के ही पता कर लगता है कि ये प्रॉब्लम है। और सबके मन में ये सवाल आता है कि इसका इलाज क्या है, क्या करना है, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी है। और अगर शुरुआत की स्टेज में है, क्योंकि आखिरी स्टेज में है या इसके 4 ग्रेड होते हैं, और अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 में है तो इसका ऑपरेशन से ही इलाज होता है। पर कई बार लोग चाहते हैं कि पता करें कि इसके लिए बिना ऑपरेशन से कैसे इसको सपोर्ट मिले और इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो शुरू में जब ये होता है तो इसके लिए रेस्ट देना, उस पार्ट को आराम देना बहुत ज़रूरी है। आजकल की ज़िंदगी में जहाँ सब लोग भाग रहे हैं, उनकी रनिंग बहुत है, उनका काम बहुत ज़्यादा है, तो हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं वो इस तरह का काम करें जिससे इस बॉल पे ज़्यादा जोर ना पड़े। उनको सिटिंग जॉब ज़्यादा करें, अगर हो सकता है तो ये मूविंग जॉब जिसमें ज़्यादा रनिंग अराउंड है वो सब चीज़ें कम हो जाए। पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट पेन किलर्स इज़ नॉट द वे आउट, बिकॉज पेन किलर सिर्फ पेन को दबा सकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है बेसिकली, पर इसको हम बहुत दिनों तक नहीं चला सकते। इसके अलावा एमआरआई से हमें थोड़ा बहुत ये आइडिया लग सकता है कि बॉल के अंदर जो खून की सप्लाई कम हुई है, ब्लड सप्लाई कम हुई है, उसका कितना हिस्सा एक्चुअली इफेक्ट हुआ है। अगर वो हिस्सा बहुत कम है और पार्शल है, वो डिग्रीज़ के थ्रू पता लग जाता है, तो हम कई बार आराम से दवाइयों से इसको ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर यही एंगल जो है, यही जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसमें हम लोग राय नहीं देते कि ये सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से इसका इलाज हो। तो फिर इसमें हम कुछ बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें सबसे आगे कोर डिकम्प्रेशन आता है, जिसमें हम लोग बॉल के अंदर छोटे छोटे 2 या 3 सुराख करके उसको खोल देते हैं ब्लड सप्लाई को, ताकि थोड़ा खून का दौरा उस पर पहुँचे और अंदर के अंदर जो भी इसके अंदर सिक्वेस्ट्रम था या जो भी उसके अंदर डेड बोन है उसको हम निकाल देते हैं। तो ये कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें ये प्रॉब्लम है, बहुत ही जिनमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है और हल्की है। और कैल्शियम, विटामिन डी, एसओएस मेडिकेशन यानी कि जब ज़रूरत पड़े पेन की ज़रूरत पड़े, और कुछ नई दवाइयां हैं जिसको हम बिसफॉस्फोनेट्स बोलते हैं, इनका कई बार इस्तेमाल करके हम विदाउट सर्जरी कोशिश कर सकते हैं। बट इसमें बहुत ज़रूरी रहता है कि हर 3-3 महीने में एक्सरे हो। कहीं भी बार हमें लगे कि ये काम नहीं कर रहा ट्रीटमेंट या ये ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, तो इसमें ऑपरेशन के लिए तैयार रहना पड़ता है।
मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इस प्रॉब्लम की इनिशियल ट्रीटमेंट और क्या क्या आपको जो तकलीफ़ें हैं या विदाउट सर्जरी जो आप ट्रीटमेंट उम्मीद करते हैं इससे थोड़ा बहुत पता चला हो। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो इस प्रॉब्लम के बारे में तो हमें ज़रूर लिखें।